हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम बहुत ज़्यादा सुना है। वेल ऑब्वियसली क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर थे इन 1979। उन्होंने फिजिक्स में बहुत काम किया, बट वो काम था क्या? स्टे विद मी फॉर 5 मिनट्स एंड मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एक्चुअली डिस्कवर क्या किया एंड वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उनकी डिस्कवरी बताने से पहले हमें कुछ ग्राउंड रूल्स पता होने चाहिए। पूरी दुनिया में हमारी 4 मेन फोर्सेस हैं। फोर्सेस का मतलब कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से किस तरह इंटरैक्ट करती हैं। जैसे एक गाड़ी से लेके ये बॉल, ये सब एक दूसरे से किस तरह इंटरैक्ट करते हैं। इन इंटरैक्शंस को हम 4 तरीकों से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आम ज़ुबान में हम ग्रेविटी कहते हैं। ये पुल फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के करीब करती है। जितना ज़्यादा किसी चीज़ का मास होगा उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बॉल इधर से फेंक, वो ज़मीन की तरफ जाती है, इसलिए क्योंकि अर्थ का अपना मास है जो एक बॉल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज़्यादा है। अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून अर्थ को ऑर्बिट करता है एंड सब प्लैनेट्स सन के गिर्द घूमते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया में हर चीज़ को एक ऑर्डर में रखता है। जैसे आपका सब्सक्राइब टू माई चैनल वुड कीप मी ग्राउंडेड। वाओ, ग्रेविटी। अब दूसरी फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कायनात में हर चीज़ एटम से बनी हुई है। एटम्स वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से बने हुए हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, वो न्यूट्रल हैं। एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। कोई भी सेम चार्ज की दो चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करती हैं। आपने सारी जिंदगी सुना होगा कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये फिनोमिनन इधर से ही ओरिजिनेट होता है। अब अगर सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर जाने की कोशिश करेंगे, राइट? यहीं पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम आती है। ये ऐसी फोर्स है जो एक ग्लू की तरह एक्ट करती है और इस रिपल्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो एटम को स्टेबल रखती है। अगर ये फोर्स ना हो तो एटम्स कभी स्टेबल ना रहते एंड दुनिया में कोई भी चीज़ ना बन सकती। Our world would literally fall apart. तीसरी फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आपने सीखा कि एटम्स में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स इन पार्टिकल्स को एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज होने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज नहीं होता वो चेंज होके प्रोटॉन बन जाए, विच इज पॉजिटिवली चार्ज। इस फोर्स की सबसे मेन एक्टिविटी इज बीटा डिके। जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो रिलीज करता है, लेकिन देर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस वीडियो। इस प्रोसेस को हम बीटा डिके कहते हैं एंड ये एक अनस्टेबल एटम को स्टेबल होने में हेल्प करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इन प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही एनर्जी हमारे सन को पावर करता एंड एनेबल्स न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स। इस फोर्स को हम कहते तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, बट ये ग्रेविटी से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले में कमज़ोर। एंड आखिरी फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी हमने चार्ज पार्टिकल्स की बात की एंड कहा कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। यही रिपल्शन एंड अट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही है। ये तो एटॉमिक लेवल पर था, बट इसी फोर्स की वजह से मैग्नेट्स वर्क एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है विच प्रोड्यूसेस लाइट। पूरी दुनिया के फिजिसिस्ट इन 4 फोर्सेस को कंबाइन करके एक यूनिफाइड फोर्स बनाना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और द ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, एंड इसी पर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने भी काम किया। उन्होंने वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके इलेक्ट्रो वीक थ्योरी निकाली। I am a theoretical physicist, and we theoretical physicists are engaged on the following problem. We would like to understand the entire complexity of inanimate matter in terms of as few fundamental concepts as possible. हमें जितना भी एक्सप्लेन कर दूं कम है कि ये डिस्कवरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कितनी अहम है, बट हमें ये समझना चाहिए कि ये डिस्कवरी थी क्या। अब एक जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज, तो इन दोनों फोर्सेस को एक फोर्स से तशबीह देना इंतहाई मुश्किल काम है।
लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम अलॉन्ग विद ग्लाशॉ एंड वाइनबर्ग ने यह डिस्कवर किया कि अगर हम बहुत हाई एनर्जी लेवल्स अज्यूम करें, फॉर एग्जाम्पल जब कायनात बनी थी विद द बिग बैंग, तब एनर्जी लेवल्स एक्सट्रीमली हाई थे, और इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटर जिधर हम वो कंडीशंस रिक्रिएट कर पाते हैं, इन कंडीशंस में द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट एज वन यूनिफाइड फोर्स। मतलब कि इन कंडीशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बिहेवियर काफ़ी सिमिलर है, उन पर हम सेम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं गेज सिमेट्री। गेज सिमेट्री का मतलब है कि हम एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को बदल दें बट उसके फिजिकल लॉ सेम ही रहें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लैम्प की लाइट चेंज कर दें तो लाइट तो सेम ही रही, उसकी एनर्जी एंड द वे इट बिहेव्स वो सब सेम है, बट उसकी प्रॉपर्टीज बदल दी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन से ट्रैवल होती है एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स डब्ल्यू एंड जी बोसॉन से। ये बस पार्टिकल्स के नाम है, इनकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं, बट हमने बस ये समझना है कि फोटॉन्स का मास इज जीरो, while on the other hand डब्ल्यू एंड जी बोसॉन्स का मास नॉर्मल कंडीशंस में होता है। जब इतने हाई एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो डब्ल्यू एंड जी बोसॉन्स का मास भी जीरो हो जाता है, तो वो भी प्रोटॉन्स की तरह ही बिहेव करते हैं। हम सेम रूल्स दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं एट हाई एनर्जी लेवल्स। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इतने हाई एनर्जी लेवल्स तो नहीं होते, इसीलिए ये यूनिफाइड इलेक्ट्रोवीक फोर्स दो डिस्टिंक्ट फोर्सेस में सेपरेट हो जाती है। जैसे ही एनर्जी कम होती, डब्ल्यू एंड जी बोसॉन्स का मास बढ़ जाता है ड्यू टू देयर इंटरैक्शन विद द हिग्स फील्ड। शायद आपने हिग्स का नाम सुना होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग। अब क्योंकि डब्ल्यू एंड जी बोसॉन्स मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल अलग तरह बिहेव करने लग जाती है, एंड फोटॉन्स मतलब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग तरह बिहेव करती है, तो अब ये दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं। आई नो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट ट्रस्ट मी, इसके पीछे एक्चुअल साइंस बहुत लंबी और बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए इसको डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज, जो साइंटिफिक कम्युनिटी का सबसे अजीम तरीन अवार्ड है, डॉक्टर अब्दुल सलाम को दिया गया, जो कि एक पाकिस्तानी है। वाओ, हम इसके बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं करते? इन सब में से सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सब डिस्कवरी होने की वजह से हमें पता चला कि पार्टिकल्स को मास किधर से मिलता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम इन वाइनबर्ग थ्योरी एक इनविजिबल फील्ड के बारे में बात करते हैं जो पूरी स्पेस में है। जब भी कोई पार्टिकल इस फील्ड से इंटरैक्ट करता है तो उसको मास मिलता। जब दुनिया बनी थी इन द इनिशियल बिग बैंग, उसके बाद चीज़ें कूल डाउन हुई, तब पार्टिकल्स ने इस इनविजिबल फील्ड से इंटरैक्ट किया एंड उनको मास मिला। इसलिए आज ऑलमोस्ट हर चीज़ का मास है। अब आज हमें पता है कि ये इनविजिबल फील्ड एक्चुअली हिग्स फील्ड है, बट ये डॉक्टर सलाम की डिस्कवरी के बाद हुआ। तो वी ऑल्सो नो कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की डिस्कवरी ने फाउंडेशन खड़ी की आज की पार्टिकल फिजिक्स समझने के लिए। अब इलेक्ट्रोवीक थियरी की रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी लिस्ट इज एंडलेस। हमें अर्ली यूनिवर्स कंडीशंस के बारे में पता चला कि जब ये दुनिया बनी थी तो पार्टिकल्स, कॉस्मोस, ये सब एवोल्यूशन कैसे हुई। इससे हमें हमारी कायनात के बारे में बहुत चीज़ें पता चलती हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, जिनकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, उस पर एक्सपेरिमेंट्स इस थ्योरी की वजह से ही हो सकते हैं। एंड ये मेडिकल इमेजरी सच एज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में भी इस्तेमाल होती है। इवन न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट्स में ये डिस्कवरी इंतहाई अहम है। इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के साथ साथ और बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, इधर तक कि दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स और फिजिसिस्ट उनको वन ऑफ द बेस्ट में शुमार करते हैं। उनके शागिर्द, टीचर्स सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। As proud Pakistanis, shouldn't we celebrate his legacy? The fact कि जंग से एक छोटा सा लड़का जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से तालीम हासिल की, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड जीता, द नोबेल प्राइज। Isn't it incredible? अगर आपको इस तरह की ऑप्टिमिस्टिक वीडियोस पसंद हैं तो join my channel so you don't miss out. Thank you for watching.